नमस्कारम। वेलकम टू अपना क्राइम। आई एम अंकित। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था वाई कस्टम इज एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कस्टम, ओरिजिन एंड नेचर ऑफ कस्टम एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए वैलिड कस्टम। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रूफ ऑफ कस्टम, काइंड्स ऑफ कस्टम, कस्टम इज एन ट्रांसीडेंट लॉ। तो प्रूफ ऑफ कस्टम, तो मान लो मैं किसी अपने केस के मैटर में जज के सामने कोर्ट में गया, तो क्या मैं कोई भी कहानी सुनाकर कुछ भी बोलकर जज को अपने हक में फैसला ले सकता हूँ? तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हम मुझे वैलिड प्रूफ देने पड़ेंगे, एविडेंस देने पड़ेंगे, यानी कि सबूत देने पड़ेंगे ना वैलिड, तभी तो जज मुझे मेरे हक में फैसला सुनाएंगे। तो इसी प्रकार अगर कस्टम को प्रूव करने की भी जिम्मेदारी तो किसी ना किसी की होती होगी ना। तो कौन करेगा कस्टम को प्रूफ? तो कस्टम को प्रूव करने की जिम्मेदारी हमेशा उस इंसान की रहती है जो कस्टम को एलीज करता है। क्या करता है? एलीज करता है। अभी एलीज क्या होता है? एलीज मतलब वो इंसान, वो पर्सन जो बिना किसी प्रूफ, बिना किसी एविडेंस, बिना किसी वैलिड प्रूफ के किसी भी कस्टम पर आरोप लगा देता है, उसे हम कहते हैं एलीजर। तो किस पर रहेगी प्रूफ करने की जिम्मेदारी? जो उस कस्टम को एलीज करेगा, यानी द बर्डन ऑफ प्रूविंग अ कस्टम इज ऑन द पार्टी हु अलीजेस इट। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखते हैं। तो हरिहर प्रसाद सिंह वर्सेस वाल्मीकि प्रसाद, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि जो कोई भी पर्सन किसी भी कस्टम को या एलीज करता है, मतलब बिना किसी प्रूफ, बिना किसी एविडेंस, बिना किसी सबूत के अगर आरोप लगाता है किसी कस्टम पर, या फिर उसकी एग्जिस्टेंस को क्लेम करता है, या फिर उसकी एग्जिस्टेंस को क्लेम करता है, यानी अस्तित्व को क्लेम करता है, तो उसी उसी इंसान पर कस्टम को प्रूव करने का बर्डन रहेगा। मतलब वही इंसान कस्टम को प्रूव भी करेगा और ये भी बताना पड़ेगा उसे कि ये जो कस्टम है वो किसी लॉ के कॉन्ट्रेरी तो नहीं है, जो अदर लॉज हैं, अदर कानून हैं, उनके कॉन्ट्रेरी तो नहीं है, मतलब उनको तोड़ता तो नहीं है। और इसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि जो कोई भी पर्सन अगर अपने किसी भी कस्टम को डिसकंटिन्यू करना चाहता है, तो उसे रीजनेबल ग्राउंड्स देने पड़ेंगे उस कस्टम को डिसकंटिन्यू करने के लिए। मतलब अगर कोई भी पर्सन अपने किसी परंपरा, किसी कस्टम को छोड़ना चाहता है, तो उसे ये कोर्ट को बताना पड़ेगा कि वो उस कस्टम को क्यों छोड़ रहा है, ये इतना जरूरी क्यों है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेजरली हिंदू मैरिजेस में एक कस्टम फॉलो किया जाता है जिसे हम सप्तपदी कहते हैं। अरे वही जो 7 फेरे लेते हैं सब शादियों में। तो अगर सप्तपदी को अगर फॉलो ना किया जाए किसी भी मैरिज में, तो वो वैलिड मैरिज मानी ही नहीं जाएगी। समाज की नज़र में ना मानी जाए वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन लॉ की नज़र में, यानी कानून की नज़र में भी वो एक वैलिड मैरिज मानी ही नहीं जाएगी। और आगे चल के मान के चलो आपको डिवोर्स लेना हुआ, या फिर कोई ऐसा बेनिफिट लेना हुआ जो पति पत्नी मिलकर साथ में कोई कानून से बेनिफिट ले सकते हैं, वो कोई भी बेनिफिट आपको लॉ के द्वारा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि लॉ की नज़र में आपकी जो मैरिज है वो एक वैलिड मैरिज है ही नहीं, यानी कि इट्स एन इलीगल मैरिज। तो इसीलिए ये जरूरी है कि अगर हम किसी कस्टम को, अपनी किसी परंपरा को छोड़ रहे हैं, डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये कोर्ट को बताया जाए, उसे वैलिड रीजन दिए जाए कि क्यों हम इसे छोड़ रहे हैं। और अगर उसमें भी, अगर वैलिड रीजंस में भी अगर कोर्ट हमारे हक में फैसला देता है कि अगर आप, हाँ आप इन्हें छोड़ सकते हो इस कस्टम को, तभी हम उस कस्टम को छोड़ सकते हैं, वरना हमें वो कस्टम फॉलो करना ही पड़ेगा। अब है जुडिशियल नोटिस ऑफ ए कस्टम। तो जुडिशियल नोटिस ऑफ ए कस्टम एक ऐसा नोटिस होता है, जैसे अगर कोई कस्टम है, यानी कोई परंपरा है, कोई जो आज तक कानून की नज़र में, यानी कोर्ट की नज़र में आज तक कभी भी नहीं आई, और अचानक से, यानी किसी कारणवश कोर्ट की नज़र में, लॉ की नज़र में आती है, और बार बार वो केसेस में आने लगती है, वही कस्टम आने लगता है, तो कोर्ट उसे जुडिशियल नोटिस के थ्रू उसे प्रूव कर सकता है। और आगे के जो केसेस हैं, और उसी सेम कस्टम से रिलेटेड, उनमें किसी को भी बार बार उस कस्टम को प्रूव करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ये है रिवाज आयम। अभी रिवाज आयम क्या होता है? रिवाज आयम कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक रिकॉर्ड है, यानी एक ऑथेंटिक पब्लिक रिकॉर्ड है, जिसे हम एज अ रेफरेंस लेकर किसी भी कोर्ट में अपने कस्टम को प्रूव करने में
सहायता ले सकते हैं। जैसे मान लो अगर हमें कोई कस्टम प्रूव करना हुआ, जैसे हिंदूज को कोई कस्टम प्रूव करना हुआ तो कैसे करेंगे हम कस्टम को प्रूव? किसी जो पुराने एंशियंट टेक्स्ट हैं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता, रामायण या फिर मनु स्मृति, उनसे स्टेटमेंट लेंगे, रिसर्च करेंगे तब। तो जो स्टेटमेंट हमारे उस कस्टम को सपोर्ट करती होगी उसे हम कोर्ट में जज के सामने रखेंगे, तभी तो जज हमें हमारे हक में फैसला सुनाएगा। तो इस ऐसे ही रिवाज आयम भी एक पब्लिक रिकॉर्ड है, जिसे एज ए रेफरेंस लेकर कस्टम को प्रूव किया जा सकता है। तो द रिवाज आयम इज एन पब्लिक रिकॉर्ड प्रिपेयर्ड बाय एन पब्लिक ऑफिसर डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक ड्यूटीज अंडर गवर्नमेंट रूल्स। और ये जो पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं ये विद कॉशन यूज किए जाते हैं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि कोर्ट एकदम नेसेसरी इन स्टेटमेंट्स को माने ही माने, मतलब ये एब्सोल्यूट नहीं है कि कोर्ट को जो स्टेटमेंट्स हैं, जो एंशियंट टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है या किसी पब्लिक रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, उसे मानना ही पड़ेगा। इन इसीलिए इन्हें विद कॉशन यूज किया जाता है, मतलब ये हेल्पफुल होता है प्रूव करने में, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही होगा जो इनमें लिखा हुआ है। ऐसे ही रतिंगन्स डाइजेस्ट, ये भी एक सिर्फ एक पब्लिक रिकॉर्ड है जो पंजाब के कस्टमरी लॉज हैं उनको सपोर्ट करता है। 80% ऑफ इस कस्टमरी पंजाब के जो लॉज हैं वो कस्टमरी लॉज हैं। ऐसे ही जो रतिंगन्स डाइजेस्ट है वो भी एक पब्लिक रिकॉर्ड है। इन पंजाब रतिंगन्स डाइजेस्ट कस्टमरी लॉ ऑफ पंजाब थ्रोज अ गुड डील ऑफ लाइट ऑन अ पंजाब कस्टम मे बी यूज्ड पर्पस ऑफ प्रूविंग अ कस्टम, मतलब जैसे तो कौन करेगा कस्टम को प्रूव? तो किस पर रहेगा बर्डन ऑफ प्रूविंग अ कस्टम? तो बर्डन ऑफ प्रूविंग अ कस्टम मतलब जो उसे एलीज करेगा, मतलब किस पर जिम्मेदारी रहेगी? जो उसे एलीज करेगा। तो द बर्डन ऑफ प्रूविंग प्रूफ इज ऑन द पर्सन हु असर्ट्स द कस्टम एंड इफ ही फेल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इफ ही फेल्स टू प्रूव इट ही विल बी गवर्नड बाय हिंदू लॉ। मतलब मान लो मैं अगर किसी को कस्टम प्रूव करना हुआ, किसी मुस्लिम को ये प्रूव करना हुआ कि मैं मुस्लिम हूँ, तो अगर वो ये प्रूव करने में फेल हो जाता है कि वो मुस्लिम है, तो उसे हिंदू लॉ के थ्रू गवर्न किया जाएगा। इसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई पारसी है, वो कहता है कि मैं पारसी हूँ, लेकिन उसके पास ऐसा कोई एविडेंस ही नहीं है, ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं है कि उसे वो पारसी होने में या पारसी होने में सबूत उसे हेल्प करता हो, तो उसे हिंदू लॉ के थ्रू ही गवर्न किया जाएगा। अगर इसके लिए जो मेरा पहला वीडियो है हु आर हिंदूज, उसे देखेंगे तो और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब देखते हैं हम काइंड्स ऑफ कस्टम। तो कस्टम, जो स्मृतिकार हैं उन्होंने 4 तरह के कस्टम बताए हैं। लोकल कस्टम, कास्ट कस्टम ऑफ कास्ट और कम्युनिटी, फैमिली कस्टम और गिल्ड कस्टम। गिल्ड कस्टम जो है वो हिंदू लॉ के पर्पस से मेनली यूजफुल नहीं है, तो हम इन तीनों को पढ़ेंगे, लोकल कस्टम, कास्ट ऑफ कम्युनिटी, कास्ट ऑफ कस्टम कास्ट और कम्युनिटी और फैमिली कस्टम। तो लोकल कस्टम, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, लोकल कस्टम वो कस्टम होते हैं जो किसी लोकल एरिया, किसी जोग्राफिकल एरिया में यूज किए जाते हैं, मतलब किसी स्पेसिफिक जगह पर, जैसे किसी गांव में या फिर किसी जिले में या किसी कस्बे में या किसी शहर में वो कस्टम स्पेसिफिकली यूज किया जाता है, तो उसे एक वैलिड कस्टम की कैटेगरी में रखा जाएगा, यानी कि उसे एज अ फोर्स ऑफ लॉ उसे रखा जाएगा। इसे अगर और अच्छे से समझें तो इसके लिए हम एक केस लॉ देखते हैं, मास्टर सुबेन वर्सेस नवाब केस। तो इस केस में ये इट इज अनडाउटेड दैट अ कस्टम दैट ऑब्जर्व्ड इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट derives its force from the fact that it has from long usage obtained in that district the force of law। मतलब ऐसा कोई कस्टम किसी लोकल एरिया में कई सालों से, यानी कई बहुत टाइम से ऑब्जर्व किया जा रहा है और वो कई टाइम से वहीं फॉलो किया जा रहा है, तो उसे भी एक वैलिड कस्टम की कैटेगरी में रखा जाएगा। उन्हें मेनली हम क्या कहते हैं? लोकल कस्टम। अब आता है सेकंड है फैमिली कस्टम। ये जो कस्टम है
जैसे कि नाम से भी, इसके नाम से भी हमें समझ में आ रहा है, फैमिली कस्टम वो कस्टम होते हैं जो किसी स्पेसिफिक फैमिली के द्वारा यूज किए जाते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल फैमिली, यानी किसी एक फैमिली के द्वारा कोई कस्टम कई सालों से फॉलो किया जा रहा है, तो उसे हम फैमिली कस्टम कहते हैं। जैसे फैमिली कस्टम में कोई, मान लेते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, ऐसा होता नहीं होगा, जस्ट फॉर एग्जांपल किसी घर में दीपावली पे दिए ना जलाने का कोई कस्टम है, ऐसा होता नहीं है मेनली, लेकिन कस्टम है। तो वो क्या हुआ, एक स्पेसिफिक फैमिली के लिए कस्टम हुआ, क्योंकि दीपावली पे सभी मेनली सभी दिए जलाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वही फैमिली नहीं जला रही है, तो ये क्या हुआ, उनका फैमिली कस्टम हुआ। तो ये होते हैं फैमिली कस्टम, और फैमिली कस्टम ही वो कस्टम है जिन्हें हम आसानी से अबेंडन कर सकते हैं, आसानी से छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर अबेंडन कर दिया तो इन्हें दोबारा से कंटिन्यू करना बहुत ज्यादा हार्ड टास्क होता है। तो द फैमिली लिविंग कैन बी अ प्रूव एंड एनफोर्सेबल, यानी जो फैमिली लिविंग है, ऐसे जो कस्टम हैं वो भी एनफोर्सेबल होते हैं बाय लॉ। और द अ फैमिली कस्टम कैन बी मोर इजीली अबेंडन्ड देन अ लोकल कस्टम। इसमें जैसे हम हिंदू लॉ में मेनली पढ़ते हैं, ये जो वर्ड है द प्रिवी काउंसिल, ये बहुत बार आता है, प्रिवी काउंसिल। तो प्रिवी काउंसिल जब भी कोई वर्ड आता है, ऐसा वर्ड आता है, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो आज़ादी से पहले, यानी 1947 से पहले जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज थी, यानी ब्रिटिशर्स के द्वारा जितनी भी कंट्रीज कंट्रोल की जाती थी, तो उनमें जो लॉज बनाए, उनके लिए जो लॉज अप्लाई किए जाते थे, यानी उनके लिए जो लॉ बनाए जाते थे, कानून बनाए जाते थे, उनको हैंडल ये प्रिवी काउंसिल ही करती थी ब्रिटेन से। तो ये जो अभी जो हिंदू मैरिज एक्ट है, या कोई भी जो भी आज़ादी से पहले जो लॉज बने हुए हैं, वो इसी प्रिवी काउंसिल ने बनाए थे। किसने बनाए थे? इसी प्रिवी काउंसिल ने। अभी ये एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन अब जब इतने पुराने कानून हैं, और इनका रेफरेंस इसीलिए लिया जाता है। तो जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देखें फैमिली कस्टम का, तो इम्पेरेटिबल स्टेट, जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा होते थे, तो राजा का जो सबसे बड़ा बेटा होता था, सारी दौलत, सारा राजगद्दी, सब कुछ उसको ट्रांसफर कर दिया जाता था। किसको? जो सबसे बड़ा बेटा होता था, यानी कि वो बांटा नहीं जाता था, सिर्फ उसको ट्रांसफर कर दिया जाता था। तो क्या होता था ये? फैमिली कस्टम। इसे क्या बोलेंगे? फैमिली कस्टम। ऐसे ही ये सेकंड एग्जांपल है सक्सेशन बाय द रूल ऑफ प्रिमोजेनिचर। तो ये भी सेम ही है, जैसे अपनी पूरी प्रॉपर्टी एज अ कस्टम सबसे जो बड़ा बेटा होता है उसे ट्रांसफर कर देना। इसीलिए जो पुराने जमाने में जो छोटे जो होते थे, वो राजगद्दी के लिए बड़े भाई को मार देते थे, बड़े भाई छोटे भाई को मार देते थे, क्योंकि जो भी सबसे बड़ा होता था, यानी कि अगर छोटे ने बड़े को मार दिया, तो जो छोटा है वो फिर क्या बन जाता था? बड़ा बन जाता, क्योंकि बड़ा तो है ही नहीं। तो उसको सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाती थी, क्योंकि ये क्या था? एक फैमिली कस्टम। ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? फैमिली कस्टम की कैटेगरी में। अब देखते हैं हम कास्ट और कम्युनिटी कस्टम। जो मेजोरिटी, जो इंडिया मेजोरिटी, पूरा जो भारत है, इसी कस्टम के, इसी कास्ट और कम्युनिटी कस्टम के अंडर आता है। मेनली यही यूज किया जाता है। जैसे बाय फार द लार्जेस्ट एरिया ऑफ कस्टम इन पर्सनल लॉ ऑफ द हिंदूज कवर्ड बाय द कास्ट और कम्युनिटी कस्टम। A caste or community custom is binding in all the members of the caste or community wherever they may be। मतलब जैसे हम हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, तो हिंदू कम्युनिटी में जितने भी कस्टम फॉलो किए जाते हैं, जैसे अभी हमने बात की सप्तपदी की, तो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति, कुछ किसी भी कास्ट का हो, लेकिन अगर वो हिंदू कम्युनिटी से आता है, यानी उसका धर्म अगर हिंदू है, तो उसे सप्तपदी मैरिजेस में फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये होते हैं कास्ट या कम्युनिटी कस्टम्स। ऐसे ही कास्ट कस्टम्स होते हैं। क्या होते हैं? कास्ट कस्टम्स, यानी किसी कोई स्पेसिफिक कास्ट है, वो स्पेसिफिक कास्ट किसी एक कस्टम को फॉलो करती है, तो वो कहीं भी हो उस कास्ट का इंसान, वो उसे फॉलो करना ही पड़ेगा वो कस्टम। तो ये होते हैं कास्ट और कम्युनिटी कस्टम। तो मोस्ट ऑफ द पंजाब कस्टमरी लॉ इज ऑफ दिस नेचर। जो मोस्ट ऑफ द जो मेजरली जो पंजाब है, वो
मोस्टली कस्टमरी लॉ के थ्रू ही रेगुलेट किया जाता है। अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसके थोड़े इंटरेस्टिंग हैं। तो जैसे हम अगर हम कास्ट और कम्युनिटी कस्टम के अगर एग्जांपल देखें तो द कस्टम अमंग द जाट्स दैट वन कैन मैरी वंस ब्रदर्स विडो, मतलब जो जाट्स होते हैं उनमें ये कास्ट कस्टम है, यानी जितने भी जाट्स होते हैं उनमें ये कस्टम है कि अगर बड़े भाई की अगर अगर बड़ा भाई मर जाता है तो उसकी जो बीवी है उसकी शादी उसके बड़े भाई के छोटे भाई से कर दी जाती है। मतलब जैसे मान लो कोई ये ए है और ये बी है, ये है बड़ा भाई, ये है ये ए है, ये बी है, ये है बड़ा भाई, बड़ा भाई, और ये है छोटा भाई। तो इसकी शादी हो चुकी है, क्या हो चुकी है, इसकी मैरिज हो चुकी है। और ये कुछ टाइम बाद, कुछ 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद या 5 साल बाद मर जाता है। अगर मर जाता है तो क्या हुआ, जो भाभी है यानी इनकी जो बीवी है, बड़े भाई की बीवी, वो क्या हो गई, विडो हो गई यानी विधवा हो गई। तो इसकी जो बीवी है उसकी शादी इसके छोटे भाई से करा दी जाती है। अगर उसकी शादी नहीं हुई है पहले से, अगर उसके छोटे भाई की, तो उसकी शादी उसके छोटे भाई से करा दी जाती है। तो ये क्या है, एक कास्ट कस्टम है, यानी किसमें जो जाट्स होते हैं उनमें ये कस्टम फॉलो किया जाता है। ऐसे ही और इसका अगर हम एक सेकंड एग्जांपल देखें, द कस्टम विच परमिट्स मैरिज विथ सिस्टर्स डॉटर इन साउथ इंडिया। जैसे हिंदूज में अगर अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो सिस्टर्स के साथ, सिस्टर्स डॉटर यानी कि अपनी बुआ की बेटी के साथ शादी करना इलीगल है, यानी कि ये हमारा जो कस्टम है वो अलाउ ही नहीं करता है। तो ऐसे ही जो साउथ इंडिया के जो हिंदूज हैं वो अपनी सिस्टर्स डॉटर यानी कि बुआ की बेटी से शादी कर सकते हैं। जैसे मैं हम लोग पुराने जब हम छोटे थे, यानी अभी भी छोटे ही हैं, तो जो साउथ मूवीज देखा करते थे उनमें मेनली हमेशा हम देखते थे कि जो बुआ की बेटी है उसको अपने जो हीरो है उससे लव टाइप हो जाता है और वो लोग शादी कर लेते हैं। तो मैं हमेशा हम सोचते थे कि ऐसा हिंदूज में कैसे हो सकता है कि कोई अपनी बहन से कैसे शादी कर सकता है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ यही कस्टम है। क्या कस्टम है, दैट द कस्टम विच परमिट्स मैरिज विद सिस्टर्स डॉटर इन साउथ इंडिया। और अगर एक और हम इसका एग्जांपल देखें, द कस्टम विच परमिटिंग अडॉप्शन ऑफ डॉटर्स सन एंड सिस्टर्स सन, यानी कि ऐसा कोई कस्टम, ऐसा कोई, ऐसी कोई परंपरा, ऐसा कोई रीति रिवाज ये अलाउ करता है कि हम अपनी बहन की बेटी या बहन के बेटे को गोद ले सकें। तो ये क्या हुए, एक कास्ट और कम्युनिटी कस्टम हुए। क्या हुए, एक किसी स्पेसिफिक कास्ट या किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के द्वारा जो यूज किए जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं कास्ट और कम्युनिटी कस्टम। अब हम देखते हैं कस्टम इज एन ट्रांसीडेंट लॉ, मतलब जो पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते थे उनके पास कोई क्रिमिनल लॉ, कोई कॉन्स्टिट्यूशन या कोई हिंदू लॉ या कोई कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा तो कुछ लॉ होता नहीं था, लेकिन न्याय व्यवस्था तो तब भी चलती थी। तो जो राजा महाराजा होते थे वो किसके बेसिस पर कोई भी अपना फैसला सुनाते थे, तो जो राजा महाराजा होते थे वो कस्टम के बेस पर, किसके बेस पर, कस्टम के बेस पर या फिर धर्म के बेस पर या फिर सैक्रेड लॉ के अंडर, किसके अंडर, सैक्रेड लॉ। सैक्रेड लॉ मतलब वही पवित्र कानून जो कि धर्म के अंडर ही आता है। तो ये राजा की ड्यूटी होती थी कि जो कोई भी वो फैसला सुनाए वो कस्टम, धर्म या सैक्रेड लॉ के अंडर ही आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता था तो पुराने जमाने में कहते थे कि ये जो फैसला है राजा ने न्याय संगत नहीं दिया है। कैसा नहीं दिया है, न्याय संगत नहीं दिया है। तो इट हैज बीन सीन अर्लियर दैट द स्मृति कास्ट डिक्लेयर्ड दैट इन डिसाइडिंग डिस्प्यूट्स the king should apply custom. According to Manu, it is the duty of the king to decide a dispute according to principle drawn from local usage
एंड सैक्रेड लॉ। तो इसी में बताया गया है कि आगे मनु ने क्या कहा, फिर नारदा ने क्या कहा। तो नारदा ने बोला कि कस्टम डिसाइड्स एवरीथिंग एंड ओवर रूल्स द सैक्रेड लॉ, यानी कि जो कस्टम होता है वो सब कुछ, यानी कुछ भी कैसा भी फैसला हो उसे ओवर रूल करता है, यानी सैक्रेड लॉ या धर्म को भी कस्टम ओवर रूल करता है। इसके लिए अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, जो पुराने जमाने में सती प्रथा चला करती थी, तो हमारा जो हिंदू धर्म, हमारा जो सनातन धर्म, क्या किसी भी महिला को इस तरह प्रताड़ित करने का आश्वासन दे सकता है? बिल्कुल भी नहीं। जो जहाँ हिंदू महिलाएं, यानी हिंदूज में जहाँ महिलाओं को पूजा जाता हो, वहाँ इस तरह का कोई कष्ट, इस तरह का धर्म हो ही नहीं सकता। इस तरह का कोई भी सैक्रेड लॉ अलाउ ही नहीं कर सकता कि किसी महिला को इस तरह प्रताड़ित किया जाए। लेकिन ऐसा कस्टम बन गया कुरीतियों के चलते। तो जो राजा होता था वो इस कस्टम के अंडर ही कोई भी डिस्प्यूट हो उसे रिजॉल्व किया करता था। ये क्या है, एक एग्जाम्पल है कि कस्टम सभी कुछ को ओवर रूल करता था, चाहे वो धर्म हो चाहे सैक्रेड लो, सब कुछ को। तो इसमें आगे बताया गया है कि कात्यायना ने क्या कहा, फिर बृहस्पति ने क्या कहा, इसमें यज्ञवल्क्य ने क्या कहा, फिर गौतम ने क्या कहा, कुलुग भट्ट ने क्या कहा, और ये वजनानेश्वर ने क्या कहा। तो इसमें इट इज वेल इस्टेब्लिश्ड, इट इज वेल इस्टेब्लिश्ड दैट एनी कंडेमिनेशन ऑफ ए कस्टम इन द स्मृतिज, यानी कि कोई भी कंडेमिनेशन अगर स्मृतिज में अगर वो अलाउ भी ना करती हो, उसको अगर सपोर्ट भी ना करती हो कस्टम को, तब भी इट will not affect the validity of a custom as matter to a pertaining to civil law, मतलब उसकी कस्टम की वैलिडिटी को कोई भी अफेक्ट नहीं कर सकता, चाहे वो स्मृतिज में उसको कंडेमिनेशन हो या ना हो। और इसमें अगर केस देखें तो द प्रिवी काउंसिल, यानी प्रिवी काउंसिल अगर जहां आ गया, अगर प्रिवी काउंसिल का केस आ गया, समझ लो 1947 से पहले का केस है। कब का केस है? 1947 से पहले का केस। तो ये केस था कलेक्टर ऑफ मदुरा वर्सेस मूटू रामलिंगा, ऑब्जर्व्ड अंडर Hindu system of law, clear proof of custom will outweigh the written text of law। मतलब प्रिवी काउंसिल ने भी ये माना था कि जो रिटर्न टेक्स्ट ऑफ लॉ है, मतलब ये जो हिंदू लॉ, क्रिमिनल लॉ, या फिर कोई भी जो हिंदू लॉ, जो सिविल लॉ है, पूरा सिविल लॉ, उसको कस्टम ओवर रूल करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट वाई कस्टम इज एन इम्पोर्टेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कस्टम का प्रूफ कौन देता है। एलिजर देता है जो उसे एलिज करता है। काइंड्स ऑफ कस्टम क्या होते हैं, कस्टम इज एन ट्रांसीडेंट लॉ क्यों होता है, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल।